नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली का आरंभ प्रचंड तरीके से हुआ है। पीएम मोदी ने नए साल में दिल्ली पर तोहफों की बारिश की है। चुनाव के काउंटडाउन से पहले निशाने पर आम आदमी पार्टी को लिया है। आपको आपदा कहते हुए जबरदस्त हमला किया। मोदी ने कैसे आज दिल्ली की सियासत को शब्दों और सौगातों से साधा है, पूरी खबर थोड़ी देर में रखेंगे आपके सामने। बीजेपी ने दिल्ली के महादंगल के लिए ना तो अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ना ही अभी तक औपचारिक तौर पर वायदों का पिटारा खोला है। लेकिन आज एबीपी न्यूज पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि किन वादों के जरिए बीजेपी दिल्ली जीतने की प्लानिंग कर रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जनहित में दिखाएंगे। उधर बिहार में परीक्षा पर पॉलिटिक्स हाई है। लाख दबाव के बाद सरकार ने अब तक बीपीएससी की परीक्षा को रद्द नहीं करने का फैसला लिया है। आज पटना में विपक्षी दलों ने चक्का जाम किया, शहर शहर प्रदर्शन किया। प्रशांत किशोर 24 घंटे से ज्यादा वक्त से अनशन पर बैठे हुए हैं। सवाल यह है क्या कल जो परीक्षा होनी है वो शांतिपूर्वक हो पाएगी? आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। उधर भोपाल त्रासदी के कचरे को 40 साल बाद नष्ट करने के लिए शहर से ले जाया गया। इंदौर के पास पीथमपुरा में केमिकल कचरे को नष्ट किया जाना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका भारी विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जनहित स्पेशल में इस पर विस्तार से बात करेंगे। और जमा देने वाली जनवरी में लेकर चलेंगे धरती के स्वर्ग की सैर पर, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, झरने जम चुके हैं। सफेद हो चुकी जन्नत पर्यटकों को खूब लुभा रही है। पूरी खबर आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं। सियासी फ्राइडे में आज दिल्ली की चुनावी ब्लॉकबस्टर रिलीज हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के महादंगल में ग्रैंड एंट्री मारी। पहले योजनाओं की सौगात बिछाई और फिर मंच से चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है। मुद्दों का जो चक्रव्यूह बीजेपी ने पहले ही बिछा रखा है, आज नरेंद्र मोदी ने उसे और धार और रफ्तार देने की कोशिश की है। असर यह हुआ कि खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे के बाद ही कैमरे पर आना पड़ गया। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। निशाने पर 11 साल से सत्ताधीश आम आदमी पार्टी यानी आप है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा करार दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। आपदा को नहीं सहेंगे। मीम की शक्ल में बीजेपी दिल्ली के नारे सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसपे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया। पीएम मोदी का यही नारा अब दिल्ली में बीजेपी का चुनावी कैंपेन बनने जा रहा है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। आप बोले थे कि जहाँ जुटी वहीं बसा, आपने वो करके दिखाया। करके दिया ना। आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है।
इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार इलाके में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसमें गरीब परिवारों के लिए 1675 फ्लैट्स बने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक तरफ आपको कथित आपदा कहा और फिर इसी अवसर पर शीश महल की गुगली भी केजरीवाल की तरफ उछाल दी। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच आज गरीबों को छत मिली। राजधानी की 30% से ज्यादा आबादी झुग्गी और कच्चे मकानों में रहती है। बीते 2 चुनाव की हार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी की कोशिश आम आदमी पार्टी के कोर वोटर में सेंध लगाने की है। मकान मिल गया तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश से मेहमान बहुत आएंगे। तो क्या हो गया? खर्चा बढ़ जाएगा। कोई नहीं सर। आप में से उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? बिहार से कितने हैं? तो छठ पूजा के समय क्या करते हैं? ये यमुना तो बिल्कुल ऐसी ही करके रख दी है। यहीं पर करना पड़ता है। अरे रे रे रे, तो आपको यमुना जी के लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग यहीं पर मतलब। दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेता झुग्गियों में रात्रि प्रवास कर चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और अब इसी कड़ी में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन हो गया, जिसका सीधा असर दिल्ली चुनाव में पड़ सकता है। इनका ही दूंगा, इन्हीं को दूंगा सर। नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी को ही के चुनाव में किसको वोट दिया? मैं तो केजरीवाल को दिए थे। झूठ। इस बार नरेंद्र जी इंशाल्लाह, जब आगे माए बढ़ा दिया हमको औलाद सबको, तो भाई उसको आप कैसे हम छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जा रहे मुस्लिम भी छत का कर्ज उतारने के लिए बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खत्म होते ही 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और अपने काम का हिसाब देने लगे। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। अब तक आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर मौन थी और बीजेपी पर हमलावर, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को अपनी पिच पर आने पर मजबूर किया। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी आप पर हमलावर रहे, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसी रणनीति पर आगे बढ़कर बीजेपी दिल्ली में बदलाव का रास्ता तलाश रही है। दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सौगात आज चुनाव के ऐलान से ठीक पहले दी है, एक नजर जल्दी से उस पर डाल लेते हैं। स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया है। 1675 फ्लैट के लिए चाबियां दी गई। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया। सरोजनी नगर में 2500 से ज्यादा सरकारी आवास दिया गया। द्वारका में सीबीएसई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, और वहीं डीयू के 3 नए कॉलेज का शिलान्यास भी उनकी ओर से किया गया है। दिल्ली के महादंगल में बीजेपी के चुनावी कैंपेन का श्री गणेश पीएम मोदी ने आज कर दिया है और इसी नैरेटिव को जमीन पर गढ़ने के लिए संगठन में भी कमर कस ली गई है। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी भले ही आप और कांग्रेस से पीछे दिखाई दे रही हो, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट बंटवारे में होड़ लगी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया हो। इसी वजह से यहां पर भले ही वो पीछे हो, लेकिन बंद कमरे की खबर है कि टिकट से लेकर हर स्तर पर तैयारी तेज हो चली है। दिल्ली में बीजेपी के विजय प्लान की एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बीते 27 साल में बीजेपी 4 बार केंद्र की सत्ता में आ चुकी है। इस दौरान 6 बार दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी एक बार भी सरकार नहीं बना पाई। इस बार इसी शून्य से शिखर तक पहुंचने की तैयारी हो गई है। बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान सुनिए। अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है,
आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे। आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे। आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे। आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे। 2020 की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को डरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फ्री वाली स्कीम बंद हो जाएगी। दरअसल बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक बन चुकी है जो धर्म और जाति से परे है, जिसने अरविंद केजरीवाल को दो बार प्रचंड बहुमत तक पहुंचाया। अब बीजेपी इन रेवड़ियों को अपने चुनावी स्टॉल में भी जगह दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस का वादा करेगी। मुफ्त बिजली के साथ सोलर पैनल पर सब्सिडी का वादा भी है। आप सरकार की जनहित योजनाएं जारी रहेंगी। खबर है कि इसके साथ ही बीजेपी इलेक्ट्रिक बस को बढ़ाने और मोहल्ला क्लिनिक को सुधारने का काम करेगी। यानी आपकी बिसात पर बीजेपी आपकी घेराबंदी में जुटी है। ये सरकार की योजना है और यदि सरकार की योजना है हम भी इसको जारी रखने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे जिससे कि महिलाओं को इस योजना का ठीक से लाभ मिल सके। आप पिछले साल ही सभी सीटों पर उम्मीदवार जारी कर चुकी है और आधी सीट पर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी का दावा है कि सभी 70 सीटों पर उसकी भी तैयारी फाइनल है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष खुद लड़ने से दूर लड़वाने की भूमिका में है। टिकटों का मंथन हो चुका है। 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा जो दायित्व है सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 70 सीटों पर चुनाव जीतना। अब मुझे उन 70 सीटों पर लड़ना है तो मुझे काहे एक सीट पे बांधते हैं आप। महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली चुनाव में भी संघ के सक्रिय होने की खबर है। बात बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के इंकलाब के पीछे आबाद होती राजनीति की। आज बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने और दोबारा पूरी परीक्षा कराने की मांग को लेकर बिहार के कई हिस्सों में विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी। इस विरोध प्रदर्शन का एपिसेंटर रहा पटना, लेकिन बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी आरजेडी आज प्रदर्शन से दूर ही रही। बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर भयंकर सर्दी के बावजूद बिहार में माहौल गर्म रहा। खुद को बीपीएससी छात्रों का बड़ा हितैषी साबित करने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता सड़कों पर उतर आए। पप्पू यादव के समर्थक बीपीएससी रे एग्जाम का बैनर लेकर सुबह सुबह रेल रोकने सचिवालय हॉल्ट पर पहुंच गए। सामने से आती ट्रेन को देखकर प्रदर्शनकारी उसकी ओर दौड़ पड़े। ट्रेन रुकवाई और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए इंजन पर जा चढ़े। सचिवालय हॉल्ट के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद पप्पू यादव तिरंगा लेकर इनकम टैक्स गोलंबर की ओर निकल पड़े। हम लोग अपने पुलिस से तो लड़ेंगे नहीं, हम लोग कानून को हाथ में तो लेंगे नहीं। हम लोग आवाज देंगे, बिहार की जनता को जगाएंगे और कोई पेपर लीक आउट कभी न हो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में वामपंथी छात्र संगठन भी बीपीएससी रे एग्जाम की मांग को लेकर सीएम हाउस घेरने निकले। बीपीएससी के 17वीं जो परीक्षा में पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, उसको रद्द कर दो। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कारवां बैरिकेड्स ढहाते हुए आगे बढ़ने लगा। हालांकि विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन से आरजेडी नदारद रही। चक्का जाम से लेकर विरोध मार्च तक आरजेडी का नेता तो दूर, झंडा तक नहीं दिखा। नहीं, आरजेडी भी इसमें है शामिल, अभी कोई बात है नहीं, लेकिन उसका छात्र लोग है। गुरुवार को बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी मैदान में बैठे प्रशांत किशोर के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से अनशन करने के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन री एग्जाम की मांग पर अड़े पीके ने कहा है कि आंदोलन में उनकी एंट्री से छात्रों की मांग मजबूत हुई है। वहाँ बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, तो कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा था। कम से कम हमारे जैसे लोग के जुड़ने से इतना तो हुआ है कि इसकी चैटर बढ़ी है, लोगों ने संज्ञान लिया है।
हालांकि शनिवार को पटना में 22 सेंटरों पर बीपीएससी री एग्जाम होने वाला है, लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके राज्य भर में दोबारा परीक्षा का आयोजन करें। और अब चलते हैं महाराष्ट्र। पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की जोरदार वापसी करवाई, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए और अब तो सहयोगी क्या विरोधी भी देवाभाव का दम मान रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला है क्या, देखिए। नए साल का शुभारंभ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली से किया था। ये वो इलाका है जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2025 के पहले दिन सीएम ने यहाँ विकास की बयार बहाई। आपल्याकडे हेलिकॉप्टर तयार झालंय, त्याचं उद्घाटन आपण केलं। नए साल की शुरुआत सीएम ने गढ़चिरौली से की तो विपक्ष भी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। सामना में लेख छपा है, लिखा गया है, जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करें। तारीफ सिर्फ बीजेपी की पुरानी सहयोगी ही नहीं कर रही, सियासी विरोधी भी फडणवीस के फैसले पर मानो फूल बरसा रहे हैं। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने फडणवीस के गढ़चिरौली दौरे की तारीफ की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहे हैं। हम सबके लिए अच्छी बात है, माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सभी हैं। अब इन दोनों तारीफों को आप किस तरह से देखते हैं, ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इन दोनों तारीफों का असर जल्दी महाराष्ट्र की सियासत में जरूर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल संभल में हिंसा भड़काने के आरोपी सांसद जियाउर रहमान ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। हालांकि बर्क को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ। नवंबर 2024 में अपने ही संसदीय क्षेत्र संभल को हिंसा में झोंकने के आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को उम्मीद थी कि साल 2025 उनके लिए राहत लेकर आएगा, लेकिन साल बदला, बर्क की कुंडली की ग्रहदशा नहीं बदली। संभल हिंसा मामले में आरोपी सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सांसद के खिलाफ ना तो एफआईआर रद्द होगी, ना ही जांच रुकेगी। वो विवेचना होगी, विवेचना का आउटकम क्या होगा वो नीचे की अदालत और बाकी अदालतें देखेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन वर्तमान में अदालत ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से इसका एफआईआर को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमा फेसाई केस बन रहा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भीड़ को उकसाने के नामजद आरोपी बनाए गए। बर्क ने ये तर्क देते हुए अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई थी कि हिंसा वाले दिन वो संभल में मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ एक ही मामले में कई एफआईआर है। लेकिन हाईकोर्ट ने बर्क के तर्क और उनकी याचिका दोनों को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने संभल के सांसद को राहत देते हुए सांसद की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन ये राहत भी शर्तों के साथ लागू रहेगी। सांसद को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा, पूछताछ के लिए पुलिस के बुलाने पर जाना होगा, सहयोग न करने पर पुलिस नोटिस जारी करेगी और नोटिस का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। सांसदों का कार्य जो है कानून बनाना होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ही इस प्रकार कानून का उल्लंघन करने में आगे आएगा तो उसको न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना नक्शा पास करवाए मकान बनवाने के मामले में संभल जिला प्रशासन ने पहले 2 नोटिस का सही जवाब न देने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क को तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। अगर बर्क की ओर से तीसरी बार भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सांसद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर घमासान जारी है। विदेश मंत्रालय ने ममता को जवाब दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता को ही घुसपैठियों का संरक्षक बता दिया है। इस मुद्दे को लेकर
राजनीति बंगाल में जारी है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके पास पूरे देश की सरहदों की निगहबानी का जिम्मा है, उसी फोर्स पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने विरोध का नया फ्रंट खोल दिया है। এখানে গুন্ডা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বর্ডার দিয়ে খুন করছে চলে যাচ্ছে, এই রকম লোক পাঠানো হচ্ছে। এটা বিএসএফ এর অনেক ভেতরকার কাজ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। আমি বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে যা করবেন আপনারা সেটাই আমাদের পথ, কিন্তু আমি যদি দেখি আমার রাজ্যকে ডিস্টার্ব করবার জন্য জঙ্গি হানাকে কেউ মদত দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তো আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে। সেই জন্য আমাদের প্রতিবাদ পত্র যাবে। बीएसएफ को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम के इन्हीं आरोपों पर अब जवाब दिया है। देश में कानूनबद्ध और विधिवत लोग आए और जाएं। अगर विधि और कानून के खिलाफ लोग आएंगे और जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। फोर्स हैं जो बल, सेना बल है जो बॉर्डर पर तैनात है, उनका काम है कि देश को सुरक्षित रखना और देश को विधिवत कानूनबद्ध आगे ले जाना, तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पनाहगाह बनाने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी बरसों से आमने सामने है, लेकिन जिस तरह देश में घुसपैठ का मुद्दा गर्म होता जा रहा है, उसके बाद सभी पार्टियां खुद को घुसपैठियों से दूरी बनाने में लगी हैं। तो घुसपैठियों की कौन साथ कौन खिलाफ, इसको लेकर बंगाल की राजनीति जारी है। आगे बढ़ते हुए रात के 9:30 बजने वाले हैं और अब बात करेंगे उस जहरीले कचरे की जो 40 साल से भोपाल में अटका हुआ था और अब जबकि नष्ट करने के लिए उसे भोपाल से निकाला गया तो वो एक और गैस त्रासदी का खौफ पैदा कर रहा है। यूनियन कार्बाइड के केमिकल कचरे को डंप करने के लिए इंदौर के पास पीथमपुरा में 2 लोगों ने खुद को आग तक लगा ली। ज्यादा गैस निकला करके। 2 दिसंबर की रात थी, 3 दिसंबर की सुबह होनी थी। पूरा भोपाल रजाई कंबल में बेखबर था कि यूनियन कार्बाइड के 610 नंबर स्टोरेज टैंक से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हजारों घरों की तरफ बढ़ रही है। हजारों लोग सोते ही रह गए। सुबह पुराने भोपाल का दृश्य दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक त्रासदी का था। आंखों में जलन थी, सांसें उखड़ रही थी, लोग भाग रहे थे, सिर्फ चीखें थी। उस रात 5295 लोग मारे गए, बाकी तिल तिल मरते रहे। 15 साल में ये संख्या 30,000 पहुंच गई। इसके बाद एक लंबा दौर आरोपों, मुकदमों, मुआवजे की लड़ाइयों और सियासत का चला कि यूनियन कार्बाइड को कौन भोपाल लाया, किसने बीच शहर में पेस्टिसाइड प्लांट लगने दिए, वॉरेन एंडरसन को किसने भगाया, कौन उसे एम्बेसडर से एयरपोर्ट तक छोड़ने गया, किसने उसे एक सामान्य मौत मरने दिया। गैस त्रासदी के नाम पर ये सारी लड़ाइयां लड़ी, कई जीती भी, लेकिन सिस्टम उस जहरीले कचरे से नहीं जीत पाया जो त्रासदी के 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड में पड़ा रहा और भोपाल की जमीन में पानी में घुलकर बाद में भी लोगों की जानें लेता रहा। यूनियन कार्बाइड के 358 टन जहरीले कचरे को उठाने में 40 साल लगे। 40 साल लगे इसे उठाकर 12 कंटेनरों में भरने में। 40 साल लगे इसे नष्ट करने के लिए भोपाल से 220 किलोमीटर दूर इंदौर के पास पीथमपुर के एक प्लांट तक ले जाने में।
कॉरिडोर बनाकर कचरे के 12 कंटेनर पीथमपुर पहुंचे, लेकिन वहां भी विरोध की दीवार खड़ी हो गई। पूरा पीथमपुर आज बंद था। तमाम तरह के संगठन तख्तियां बैनर लेकर सड़क पर आ गए कि कचरा यहाँ क्यों लाए, अगर यहाँ भी कुछ हो गया तो। जब तक शासन प्रशासन हमें स्पष्ट नहीं कर देता है कि इसका निपटान हम पीथमपुर में नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा, चाहे हमारी और मेरी जान चली जाए। सरकार ने बहुत समझाया कि सब कुछ सेफ है, लेकिन भीड़ उग्र होने लगी। इतने में 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। दोनों आग लगाने वालों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इससे विरोध और उग्र हो गया। लाठीचार्ज में पुलिस ने किसी का लिहाज नहीं किया। विरोध ये जानते हुए भी है कि पीथमपुर प्लांट में केमिकल कचरा जलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। 2015 में 10 टन केमिकल कचरा पीथमपुर के रामकी प्लांट में जलाया गया था। ट्रायल रन सफल था। इसका जमीन, पानी और पर्यावरण पर असर नहीं पड़ा था। सफल ट्रायल से तय हुआ कि बाकी कचरा भी पीथमपुर प्लांट में ही जलाया जाएगा। लेकिन पीथमपुर के लोगों का कहना है कि ट्रायल रन के असर न पड़ने की बात झूठी है। पूरा कचरा जलाया तो भोपाल त्रासदी अब पीथमपुर में होगी। अपने परिवार को 5 से 6 घंटे उस धुएं में रखिए। जो ये कहते हैं कि सेफ है तो रहिए पहले आप। हमें तो 24 घंटे रहना है, हमें 365 दिन यहीं पे रहना है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटारे में ये दीवार आज खड़ी नहीं हुई है। 40 साल से यही होता रहा है। कोई नहीं चाहता कि ये जहर उसकी जमीन पर जले। 2005 में केमिकल कचरे को गुजरात के अंकलेश्वर में जलाने की डील हुई, लेकिन विरोध हुआ और 2007 में गुजरात सरकार ने एनओसी रद्द कर दी। 2009 में आंध्र प्रदेश के डिंडीगुल में कचरा जलाने पर बात हुई। भोपाल से 839 किलोमीटर की दूरी थी। आंध्र में विरोध शुरू हो गया। ये प्लान भी रद्द हो गया। 2009 में महाराष्ट्र के तलोजा में इस कचरे को जलाने की बात हुई। तलोजा की दूरी 779 किलोमीटर थी। विरोध शुरू हुआ तो महाराष्ट्र ने भी मना कर दिया। 2011 में फिर महाराष्ट्र से बात हुई। ये तय हुआ कि डीआरडीओ की निगरानी में कचरा नागपुर ले जाया जाएगा। एक बार फिर विरोध हुआ, फिर डील टूटी। 2012 में जर्मनी से बात हुई। जर्मनी कचरा उठाकर ले जाने और हैम्बर्ग के प्लांट में जलाने पर राजी था। वहां भी विरोध हुआ और जर्मनी भी पीछे हट गया। पीथमपुर के लोगों का सवाल है कि इस कचरे को जब कोई अपनी जमीन पर लाने को तैयार नहीं है, तो फिर पीथमपुर के साथ ये जबरदस्ती कैसे हो सकती है? सरकार कितना भी बोल दे कि नहीं है खतरा, नहीं है खतरा, तो साहब खतरा नहीं है तो वहीं रहने देते उसको। जमीन में दबा था, शांति से पड़ा था। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे में ऐसा क्या है जो लोग इससे डरे हुए हैं। 2-3 दिसंबर की रात प्लांट में 90 टन से ज्यादा सेविन पेस्टिसाइड, 50 टन से ज्यादा सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड, रिएक्टर में मौजूद मिथाइल आइसोसाइनाइड का सॉलिड वेस्ट था। गैस के रिसाव से 160 टन से ज्यादा मिट्टी भी संक्रमित हो गई थी। लेकिन 21 साल से ये कचरा यूनियन कार्बाइड में फैला पड़ा रहा। 2005 में जाकर इसे प्लांट में एक जगह समेटकर पैक किया गया। उसके बाद 19 साल इसमें निकल गए कि इसे उठवाएं किससे, जलाएं कहां? कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। लेकिन पीथमपुर में जहरीले कचरे को लेकर बात आत्मदाह तक पहुंच गई तो राजनीति भी बीच में आ गई। यूनियन कार्बाइड का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है, वो जलता, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। एक अनुमान है कि जहरीले कचरे को जलाने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। सुरक्षा लिहाज से ये काम ठंड में नहीं होगा। 1984 में त्रासदी की रात भी, उस रात ओस नहीं पड़ रही होती तो MIC गैस हवा में उड़ चुकी होती, न घरों में घुसती, न त्रासदी होती।
इतिहास बहुत सारे सवालों के साथ खड़ा है, तो वहीं वर्तमान में आपने देखा किस तरह की राजनीति वहां पर जारी है। लेकिन इन सब के बीच यकीनन अच्छी खबर नहीं है। आगे सरकार अब क्या करेगी, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब आपको धरती के स्वर्ग की सैर पर लेकर चलेंगे। जमा देने वाली जनवरी में जन्नत से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हैरान हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल जनहित के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर से करीब 41 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गुलमर्ग का ये त्रुंग वाटरफॉल। तापमान माइनस में है, लिहाजा पहाड़ से आने वाला पानी जम चुका है, सफेद बर्फ की चट्टान में बदल चुका है। इस मौसम में हर साल यहाँ की खूबसूरती इसी तरह की होती है। इन दो तस्वीरों से मौसम का अंतर आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर अभी की है, दूसरी तस्वीर 2 महीने पहले की। गर्मियों में सिर्फ पहाड़ से गिरते पानी का शोर होता है, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सर्दियों में पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। सर्दियों की शुरुआत में ही झरना जमना शुरू हो जाता है और जब दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होता है तो झरना पेंटिंग की शक्ल में सफेद होकर पहाड़ों पर लटकता हुआ नजर आता है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल खास तौर पर आपको जन्नत की इस खूबसूरती को दिखाने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कश्मीर के ड्रंग वाटरफॉल पर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएं वाटरफॉल की। तो जहां से पानी का झरना बहता था, अब वो पानी के झरने की जगह पर पूरी बर्फ जो है वो जम चुकी है। और इस ठंड का आलम ये है कि जो नदी है, नदी का जो पानी है वो भी अब यहाँ पर बर्फ में तब्दील हो चुका है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो है वो नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चट्टानों से जो पानी आता था वो पानी जो है वो अब यहाँ पर इसकी देखिए कितनी नुकीली नुकीली जो बर्फ है, जो पानी की धारा होती थी, अब वहां पर वो इसी तरीके की जो नुकीली बर्फ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पानी का जमना, बर्फ का बनना देखने में बिल्कुल अलग एहसास देता है। यही वजह है कि सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। तापमान -5 डिग्री के आसपास है, बावजूद इसके नजारे को कैद करने वाले कम नहीं है। ये मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ का रंग। इंजॉय करें ब्यूटी ऑफ नेचर। कश्मीर है जन्नत, इट इज एक्चुअली कश्मीर। बर्फ के ऊपर धूप, बस क्या व्यू होता है ना उसका, मतलब आप आंखों में कैद कर लो, वो कभी नहीं भूल सकते। कश्मीर की ठंड भी बहुत अच्छी है और कश्मीर की वादियां भी बहुत अच्छी है और मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। कश्मीर सबसे सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ है, पूरा जमा हुआ है और बहुत ठंडी है यहाँ। ये सब कहीं नहीं मिलता, हम इतने प्लेसेस घूमे हैं बट ये वाटरफॉल सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये झरना है। पूरा इलाका इन दिनों बर्फ से लदा हुआ है। अलाव जलाकर लोग हाथ सेक रहे हैं ताकि ठंडी में गर्मी का एहसास ले सके। लेकिन कुछ ऐसे हिम्मती लोग भी हैं जो कपकपाती ठंड में नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका अनुभव आपको रोमांचित करेगा, घर बैठे कपकपी का एहसास कराएगा। कैसा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा यहाँ डुबकी लगाने? पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं कैलिस्टिक एथलीट हूँ और दूसरी बात नॉन एथलीट से ट्राई मत कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छी होती है, थेरेपी आइस थेरेपी होती है। तो ये आप हमेशा ऐसा करते हैं? हाँ, मैं कैलिस्टिक एथलीट हूँ, हमेशा करता हूँ और नेक्स्ट ईयर भी करूँगा। गुलमर्ग का ये टॉप एंगल नजारा देखिए, बर्फ का सफेद संसार है। गाड़ियों का चलना इस मौसम में मुश्किल होता है, लेकिन जिंदगी इसी बर्फ में बितानी है तो लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। बर्फ पर गाड़ी फिसले नहीं, लिहाजा इस तरह का इंतजाम किया जाता है। ये जो आप चेन लगा रहे हैं, ये किस वजह से लगा रहे हैं? सर, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे स्केटिंग होती है, गाड़ियों की नाचती हैं गाड़ियाँ, इसलिए ये चेन जरूरी है। स्केटिंग से बच जाता है बंदा, हाँ उससे बच जाता है। ये सपोर्ट कर लेती है काफी चीजों में। जब चेन नहीं होगी, उसके बिना चेन के बिना जाएगी तो हादसा होता है, क्योंकि गाड़ी नीचे भी जा सकती है उसमें। अच्छा, मतलब नीचे खाई में भी जा सकती है? हाँ, खाई में भी जा सकती है। पहिए में बिना जंजीर वाली गाड़ी लेकर आप रोड पर निकल नहीं सकते। सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए जवान दिन रात इस तरह से फिसलन वाली सड़कों पर ड्यूटी करते हैं।
बारामुल्ला जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस बैरिकेडिंग पर खड़े हुए हैं और जो भी गाड़ी आ रही है अगर उन गाड़ियों पर चेन लगी हुई है तब तो उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो दे दी जाती है, लेकिन अगर चेन नहीं है तो फिर उन्हें यहीं से यू टर्न कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप गाड़ी में चेन लगवाइए। चेन की चेकिंग क्यों करते हैं सर, क्यों जरूरी हो जाती है? जरूरी है कि वहाँ आगे बर्फ है, फिसलने आगे। ये चेकिंग जो है वो किन किन चीजों की होती है? इनकी चेकिंग होती है, इनको व्हीलों में चेन लगानी पड़ती है, तभी हम अलो कर सकते हैं ऊपर। बर्फबारी का आलम ये हो चुका है कि घाटी के गांव बर्फ में समा चुके हैं। चारों तरफ बर्फ की घाटी ही नजर आ रही है। कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है और कश्मीर की जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से जो है वो जो तस्वीर देखने को मिल रही है मानो कि इस वक्त हम बर्फिस्तान में जो है हम मौजूद हैं और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये बारामुल्ला जिले के टनमग इलाके की जो है तस्वीर है कि जहां पर जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, देखिए वो गांव के जो घर हैं वो किस तरीके से बर्फबारी के नीचे जो है वो यहाँ पर दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।